दोस्तों आदाब। ज़िंदगी क्या है? दो सांसों का नाम है ज़िंदगी। एक वो सांस जो हम अंदर लेते हैं और दूसरी वो सांस जिसे हम बाहर छोड़ देते हैं, यानी सांस लेना ही ज़िंदगी है। जिस दिन भी सांस रुकी समझ लें ज़िंदगी का कारवां भी रुक जाएगा। सांस के मामले में आमतौर पर इतनी जानकारी तो है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात बहुत अहम है। इस जाने और आने वाली सांस में कुदरत ने हमारी सेहत के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए हैं, ये जानकर आपको बहुत हैरत होगी और कुदरत का शुक्र अदा करने को दिल चाहेगा। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जिस्म के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना अपना काम करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आ जाती है। ये इतनी जल्दी हो जाता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जैसे जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं और हम में बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है। हड्डियों में नया खून बनने लगता है, आंतों में जमा फासिद मादा खारिज हो जाता है और दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है। इतने फ़ायदे हैं सांस लेने के। मगर जब सांस लेने में तकलीफ़ हो तो समझ जाइए बहुत सी बीमारियां आपकी ज़िंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, यानी किसी पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना होगा। इसी मकसद से आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में दावत दी है हमने केयर हॉस्पिटल मलकपेट के मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम साहब, और आज इसी टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। बहुत इस्तकबाल है डॉक्टर साहब हमारा प्रोग्राम में आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल जो एक अक्सर देखने को मिल रहा है कि हर कुछ 6 महीने में या 3 महीने में एक सीजनल फीवर आ रहा है, लोगों को परेशानियां कर रही हैं। ये क्या है और क्यों ये आ रहा है बार बार, क्यों लोगों को ये परेशान कर रहा है? देखिए, जिस तरह हर वक्त हर सीज़न के लिए कुछ मुद्दत मुहैयन है, उसी तरह वायरल इन्फेक्शन भी एवरी 6 मंथ्स में आता है। हर किस्म के वायरसेस आते हैं जिसमें म्यूटेशंस आते हैं। ये वायरस एक दूसरे के ज़रिए, हवा के ज़रिए हमारे तक पहुंचता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस आना कॉमन है। तो एवरी 6 मंथ्स में जो पेशेंट्स आते हैं, जो लोग आते हैं, हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि एक ही वायरस है ना। वायरल एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें कई थाउजेंड्स टाइप ऑफ वायरसेस है, जो बहुत सारे जानलेवा है, थोड़े बहुत सिम्टोमेटिकली ट्रीट होते हैं। तो इसीलिए एवरी 6 मंथ्स में जो हम देखते हैं, जिसको हम नॉर्मल टर्म में कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरल, ये इन्फ्लुएंजा वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि ऊपर के हिस्से में, बास पेशेंट्स में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तक महदूद होते हैं। तो इसका पहचान कैसे करें कि ये कौन सा वाला वायरस है और किस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं? पहले तो कॉमन सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बुखार है, खांसी है, रनिंग नोज है, आपका नाक से पानी जाना, और बहुत सा एडवांस स्टेजेस में दम का शिकायत होना है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अक्सर लोगों में दिक्कत आता है। इसको डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट मुहैया है जो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने पे आता है। बहुत सारे सीजनल वायरल इन्फेक्शन खुद ही से आपकी इम्यूनिटी की तरह, आपकी इम्यूनिटी की वजह से खुद ही कंट्रोल में आ जाते हैं। कुछ चंद किस्म के वायरल इन्फेक्शन है जिसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन होना है, जिसमें डॉक्टर कई किस्म के टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन से किस्म का वायरस है, वो जानलेवा है या फिर खुद ही से ठीक हो जाएगा। तो इसका अगर हमें डायग्नोज हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमें ये वाला फीवर है और ये वाला वायरस हमें इन्फेक्ट किया है, तो हम इसमें क्या इलाज ले सकते हैं? देखिए, जैसा कि हर वायरस के कुछ ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल अलग है। जैसा कि कोविड है जो हमें बहुत नुकसान देकर गया है, उसमें ट्रीटमेंट अलग था। स्वाइन फ्लू है, वो ट्रीटमेंट अलग है। इन्फ्लुएंजा ए है, इन्फ्लुएंजा बी है, बच्चों में मीजल्स है, मम्स है, रुबिल्ला है। ऐसे ही हर वायरल का ट्रीटमेंट अलग अलग है। मगर मोस्ट कॉमनली आउट ऑफ 90% जो सीजनल वायरल इन्फेक्शन आते हैं, इनको कोई स्पेशल दवाई की ज़रूरत नहीं होती। आप पेन किलर और सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन आ रहे तो उनके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत और कभी कभी एंटीवायरल की भी ज़रूरत पड़ती है। वो देने पर खुद ही पेशेंट घर बगैर एडमिशन के ही ठीक हो जाते हैं। तो क्या इस तरह से ठीक है कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई ले लेना बाहर से? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बेहतर है आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है या फिर आपके फैमिली फिजिशियन से, उनसे एक बार कंसल्ट कर लिया करिए। जैसा कि फ़ीवर है, 3 दिन से ज़्यादा हो गया, 10 डेज़ के करीब हो गया, 1 वीक के हो गया, ज़रूरी नहीं है कि यही वायरल इन्फेक्शन आपको नॉर्मल लगे। समटाइम्स ये वायरल इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज में रहता है जो प्रोग्रेस होकर नुकसानदेह हो जाता, तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। हाँ, हम ये बताते हैं कि एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। कई मरहलों में, कई स्टेजेस में वायरल इन्फेक्शन की ज़रूरत नहीं लगती एडमिशन की। आपको सिंपल से जैसा कि पैरासीटामोल है, कोई पेन किलर या फिर एंटासिड या फिर एंटीपायरेटिक, कुछ किस्म के डॉक्टर्स दवाई देते हैं जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल में करने से
वो आपकी इम्यूनिटी के बूस्ट करने के लिए कुछ दवाई देते हैं, जिससे आप वायरल पे काबू पा सकते हैं। ओके, तो हमें कैसे समझ में आए कि अब हमें इस के लिए टेस्ट करा लेने चाहिए, हमें कब इसको लेके सीरियस हो जाना चाहिए? जैसा कि आपका खांसी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई, बुखार में कमी पेशी नहीं आ रही, सांस फूलने की तकलीफ बढ़ते जा रही है, इवन आप दवाई ले रहे हैं 3 दिन से ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर 104 के अबव है, आपका महसूस हो रहा है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं बहुत, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रतूबत करिए और उसे डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आगे का फॉलोअप करिए। ओके, आपने बहुत ज़्यादा खांसी की बात करी है, तो बहुत सारे लोग अगर ज़्यादा खांसी हो जाती है तो ये इस तरह के सीजनल फीवर ना समझ के टीबी समझ लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ये कितने स्टेज के बाद हमें लगता है कि हाँ अब हमें टीबी की भी जांच करा लेनी चाहिए? टीबी इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से कम्प्लीटली अलग है टीबी। ओके, टीबी होता क्या है, मतलब कैसे हमें पता चले? टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हवा से एक आदमी से दूसरे आदमी पर फैलता है। ये हमारे नज़र नहीं आने वाले जरासीम होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन से हवा के ज़रिए फैलता। टीबी में अलामत ये है कि खांसी रहती है जो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा रहती, आपको भूख नहीं लगती है, आपका ग़िज़ा बहुत कम हो जाती है, वेट लॉस स्टार्ट हो जाता, रात में पसीने आना शुरू हो जाते हैं, सांस की तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। तो इस किस्म की अगर 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है और ये अलामतें हैं तो ये टीबी की अलामत है। ज़रूरी नहीं है कि हर खांसी ही टीबी की ज़रूरत है। जैसा कि हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन जाने के बाद फेफड़ों में कमज़ोरी आ जाती है, इन्फ्लेमेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से खांसी कुछ टाइम तक रहती पेशेंट को। बहुत सारे पेशेंट डरते भी कि ये खांसी कहीं टीबी की खांसी नहीं, ये टीबी की खांसी नहीं है, इसे हम कहते हैं पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस, जिसकी वायरल इन्फेक्शन की वजह से फेफड़े कमज़ोर हो गए, जिसमें डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन कुछ इन्हेलर्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एक 4-5 डेज़ में नॉर्मल भी हो जाता है। टीबी एक ऐसा जरासीम है जो अभी नहीं, जो आज से 100 साल पहले 200 साल पहले जो फर्स्ट केस जो डिटेक्ट हुआ था टीबी में वो इजिप्शियन मम्मी में हुआ था। ओके, तो दैट इज़ प्रूवन बाय बायोप्सी, बायोप्सी के ज़रिए पता चला हमको। तो ये अभी की बीमारी नहीं है, ये हज़ारों साल पहले की बीमारी है। तो जो आज हम मौजूदा टेक्नोलॉजी की वजह से, टेस्ट की वजह से, जो भी हमारे पास रिसर्च है उससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और इसे इजीली ट्रीट भी कर सकते हैं। ऐसी क्या रीज़न रही कि इतने सालों के बाद भी हम उसका सही से ट्रीटमेंट मतलब अभी नहीं खोज पाए? और लगता है कि हिंदुस्तान इसका एक गढ़ बन गया है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसको लेके एक अलग से प्रोग्राम शुरू किया है कि टीबी मुक्त भारत। तो हम क्यों इस परेशानियों से खासकर हिंदुस्तान झेल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंडिया में ही टीबी है। इंडिया में जरासीम का लोड ज़्यादा है, बैसिलाई का लोड ज़्यादा है, बीमारी की मकदार ज़्यादा है। ये क्योंकि इंडिया इज़ ए हेविली पॉपुलेटेड कंट्री, जहाँ पर अच्छे फैमिलीज़ में भी टीबी है, गरीब में भी है, और हर किस्म के लोग में टीबी मौजूद है। टीबी का इलाज अभी पूरी तरह से है मौजूद। देयर आर सर्टन मेडिसिन, थोड़े से मेडिसिन हैं, 4-5 ड्रग्स है जिसको इस्तेमाल करना है 6 to 9 मंथ्स। जैसा भी आपके डॉक्टर से आप एवरी मंथली या वीकली विजिट करिए, वो मेडिसिन खाने से टीबी इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल डिसीज़, कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली बीमारी है। हाँ, ये अभी तक क्यों मौजूद है? ये कुछ हद तक हमारी लापरवाही भी है, कुछ हद तक आपकी भी लापरवाही है। जैसा कि अब सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, अलामतें दिख रही हैं खांसी की, बगैर फेस मास्क कवर करना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहना, पॉपुलेटेड एरिया में जाना, आप तकलीफ़ में हैं फिर भी आप एक पब्लिक गैदरिंग में जा रहे, आप खांस रहे एक बार, वो थाउजेंड्स ऑफ बैसिलाई कई हवा में जाते हैं, वहाँ से कोई कमज़ोर आदमी कैच करता, फिर उससे इसी तरह से फैलते हुए आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स हर जगह फैल रही। तो इस वक्त पीएम का टारगेट ये था कि इन टीबी स्लोगन हम जो स्टार्ट किए हैं अभी, इन टीबी, पहले था कि कंट्रोल टीबी, अभी हमारा टारगेट ये है कि अब टीबी को ख़त्म करना चाहिए। तो रिसेंटली जो डाटा आ रहा है कि टीबी के केसेस में बहुत ज़्यादा कमी पेशी आ रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो हमारे पास जो मौजूदा दवाई है बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कम्प्लीटली क्यूर करे, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस लैब्स है हमारे पास। 2014 के बाद कुछ ऐसे टेस्ट भी आए हैं हमें जो इजीली डिटेक्ट करें टीबी को। तो ये प्रेजेंस ऑफ दिस ये टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में इसकी मदद से हम इजीली कंट्रोल कर सक रहे हैं टीबी को। हाँ, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसे कि फीमेल्स है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, छोटे बच्चे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, मोस्ट कॉमनली द डायबिटिक पेशेंट जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग डिसीज़ है, हर घर में आपको 2 से 3 डायबिटिक पेशेंट्स मिलेंगे। बिल्कुल। ये पेशेंट्स हाइपरटेंसिव, और जो पेशेंट जो स्टीरॉइड्स थेरेपी पे है, कैंसर पेशेंट, और जो पेशेंट जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स यानी कि स्पेशल किस्म की दवाई है कोई बीमारी के लिए वो ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स का इम्यूनिटी इतनी लो रहती कि
ये इन्फेक्शन उनको खुद इनवाइट करते हैं। जैसा कि हम कोई इन्फेक्टेड प्लेस पे गए, वहाँ से हम इन्फेक्शन लिए, बट ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में इन्फेक्शन ईजिली कैच करता है इनको, जिससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसमें डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बीमारी के लिए। अब मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि हम ये पेशेंट टीबी का है जी, तो उसको कैसे क्योर किया जाता है, किस तरह से उसको खुद बचाव करना चाहिए और उसे किस तरह से एक दवाइयों का ट्रीटमेंट चलता है इसमें? देखिए, जिस किसी को भी ऐसा लग चुका है या फिर पता चल चुका है कि है, तो पहले तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। दूसरी चीज़, अपने आप को थोड़े दिन के लिए आइसोलेशन में रखिए, ताकि दूसरे फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड में स्प्रेड नहीं होने के लिए। तीसरी चीज़, बचाव के लिए आप जितना हो सका सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, आपका न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव करिए। तीसरी चीज़, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करता है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस लाइक एक्सरे है, अगर छाती का एक्सरे टीबी है तो वो एक्सरे या सिटी स्कैन एडवाइस करेंगे, बलगम का टेस्ट या स्पोटम का टेस्ट जो भी है वो एडवाइस करेंगे। हाँ, टीबी अगर दूसरे अज़ा का है, जैसा कि आँख का है, कान का है, हार्ट का है, लंग्स का है, तो उस हिसाब से डॉक्टर कुछ और ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करेंगे। ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग्स का ही है। हाँ, यही अब मैं अगला सवाल मेरा यही होने वाला था आपसे, क्योंकि मैंने भी सिर्फ टीबी वो लंग्स वाला ही सुना है। इतने सारे होते हैं, वो थोड़ा सा किस्म क्या क्या है वो बताएं आप हमें। टीबी बहुत सारे हैं, आपके बॉडी के हर ऑर्गन का टीबी इन्फेक्शन हो सकता है। मगर 90% केसेस में, चूँकि हवा से फैलने वाली बीमारी है, तो लंग्स ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जो दूसरे आज़ा है, जैसा कि हम कहते हैं लिम्फ नोड्स है और हार्ट है, किडनी, लीवर, कोई भी ऑर्गन का टीबी हो सकता है। ये टीबी इजीली ट्रीटेबल है और आपका डॉक्टर जैसा भी उसे पता चलेगा कौन से किस्म का है, कौन से आज़ा मुतासिर है, उसके हिसाब से टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो मान लीजिए कि लंग्स को तो मुतासिर करता ही करता है। अब आपने और कई सारी किस्में बता दी हैं, तो उनका भी सेम ट्रीटमेंट है या सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है? कुछ ट्रीटमेंट किसी और का अलग है, बट मैक्सिममली जो मेन मेडिसिन है जिसमें हम 4-5 ड्रग्स देते हैं, वो तो सेम रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा जो दवाई रहेंगी, कुछ स्टेरॉइड्स की मदद लेंगे वहाँ पर, कुछ और मेडिसिन की, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल अलग अलग रहेगा। तो वो डॉक्टर खुद जजमेंट लेंगे कि कब कौन सी दवाई ऐड करना है। अब जैसे लंग्स का है तो वो लंग्स को मुतासिर करता है बहुत ज़्यादा। अगर आंखों का टीबी होता है या किसी और उसका होता है बॉडी पार्ट का, तो क्या वो उसको उतना ही मुतासिर करता है? कि सपोज जैसे आंखों का है तो वो क्या उसके चांस रहते हैं क्या नज़रें कमज़ोर होना और ये सारी चीज़ें? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। टीबी अगर कोई भी आज़ा कर रहा तो वो स्लोली उसको ख़राब करना स्टार्ट करता है। ठीक है। लंग्स है, लंग्स को बाद में प्रॉब्लम ला के आपका ऑक्सीजन डैमेज करें, आँख रहे, आपकी आँख की रोशनी जा सकती। हार्ट है, आपको हार्ट अरेस्ट में ला सकता है। लीवर है, लीवर फेल कर सकता है। अगर कोई लेडीज़ के कोई आज़ा का है तो उसको और परेशान कर सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट लाइन तो मैक्सिममली सेम रहेगा, 80% 90%। कुछ स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल टाइप ऑफ पेशेंट्स में हम कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो उनकी कैफियत के ऊपर डिपेंड रहेगा। अच्छा, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ज़्यादातर टीबी को डायग्नोज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और जब तक वो समझते हैं वो ज़्यादा इससे मुतासिर हो चुके होते हैं। तो कैसे हम समझें और कि हाँ ये अब अर्ली स्टेज है, यहाँ से हम लोगों को अब इसके इस वाली मेडिसिन के थ्रू जाना चाहिए? जी देखिए, कुछ 4 से 5 अलामतें हैं टीबी के। पहली तो सबसे कॉमन चीज़, अगर छाती का टीबी है तो आपको खांसी रहेंगे, जिसमें बलगम भी आएगा, और ये खांसी मिनिमम 2 से 3 हफ्ते कंटिन्यूस रहेंगे। दूसरी कॉमन चीज़ है बुखार, और बुखार ये जो जाएगा टेम्परेचर आपका स्पेशली शाम के टाइम ही रहेगा, ये जिसको कहते हैं इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे शाम होगी वैसे ही बुखार बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ में रहेगा कि आपको भूख नहीं लगेंगे, आपका बॉडी वेट ड्रास्टिकली कम होगा। एक ऑन एन एवरेज, एक एग्जांपल के हिसाब से, एक कोई पेशेंट्स को, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल को अगर टीबी हुआ तो उसका वेट एक 1 मंथ में 3 से 5 किलो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। रात में स्वेटिंग होंगी इसको, उन पेशेंट खुद फील करेंगे कि ही बिकम वेरी वीक। तो ये 4-5 अलामतें हैं जो इजीली आपको मदद करेंगे कि ये लंग्स का टीबी है। तो मतलब जैसे इसको समझ लेना, बस इसका ट्रीटमेंट करा देना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे पास अभी सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, सब कुछ है, फिर 9 महीने का इतना लंबा ट्रीटमेंट क्यों है? नहीं, ये ट्रीटमेंट है 6 to 9 मंथ्स। 90% केसेस को हम 6 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इफेक्टिव ड्रग रेजिमेंट्स है एक, यानी कि 5 गोलियां एक साथ देते हैं, जिसकी वजह से टीबी कम्प्लीटली 5 दिन में 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। सम पेशेंट जिसको बीमारी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हमने बताया ना कि एडवांस स्टेज में अगर टीबी चले गया, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा, तो हम कुछ स्पेशल ग्रुप में हम थोड़ा टाइम एक्सटेंड करते हैं मेडिसिन का,
ताकि दोबारा रिएक्टिवेशन नहीं होना वो, और ये कम्प्लीटली ख़त्म होना है। आजकल कैंसर जो है वो भी बहुत ज़्यादा लोगों में आम हो रहा है। अक्सर लोगों में कैंसर की अलामतें दिख रही हैं। तो टीबी अगर बिगड़ जाता है तो क्या ये कैंसर बन सकता है? कितने परसेंट चांसेस? 1% चांसेस तो है, जिसे हम कहते हैं टीबी की वजह से आने वाला कैंसर कार्सिनोइड है। ये किस्म का कैंसर है, मगर उतना डेडली कैंसर नहीं है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। वो जो भी कार्सिनोइड, जो भी डैमेज पार्ट है, उसको इमीडिएटली निकालने पे कुछ पेशेंट्स की जान बच सकती है। मगर ये बहुत 1% या लेस देन 1% लोगों में ही दिख के आता है। अब मान लीजिए कि जैसे हमारे पास किडनीज होती हैं, तो अगर किडनीज का हमें फंक्शन पता चल जाता है कि ये किडनी हमारी कितनी फंक्शन कर रही है, कितना % फंक्शन कर रही है, तो क्या लंग्स में भी इस तरह की वो पेश आता है? जी हाँ। अगर कब पता चलता है कि लंग्स हमारे अब खराब होने लगे हैं, और किस तरह का उसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? टीबी के उसमें जो लंग फंक्शन डैमेज होता है, यूजुअली आपको ट्रीटमेंट देने पर लंग्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं। जैसा भी जरासीम, जो भी बैसिलाई है, आपके ट्रीटमेंट से ख़त्म हो गया, लंग्स नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, देर आर सर्टन टेस्ट जिसको कहते हैं पल्मिनरी फंक्शन टेस्ट। यूजुअली हम पल्मिनरी फंक्शन टेस्ट टीबी के पेशेंट्स में नहीं करते, क्योंकि एक तो मशीन कंटामिनेट हो जाएगा जो दूसरे पेशेंट को फिर ट्रांसमिट करेंगे। पहले आप ट्रीटमेंट देकर लंग्स को क्लियर कर लीजिए, जरासीम से पाक कर लीजिए, उसके बाद आप उसका लंग फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि जिसमें है स्पायरोमेट्री है, DLCO, फिनो, ऐसे बहुत सारे लंग्स के स्पेशल टेस्ट है, जिससे आपको पता चल सकता है कि लंग की कैपेसिटी कैसी है, लंग का फंक्शन कैसा है, आपका लंग आपकी एज के हिसाब से बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आजकल एक और बहुत नॉर्मल लोगों में देखने को मिल रहा है, स्लीप डिसऑर्डर। जी, ये स्लीप डिसऑर्डर असल में है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी जैसा कहते हैं ना कि एक ऑपरेशन थिएटर में सर्जन के अलावा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इम्पॉर्टेंट है जी, वैसे ही ये बीमारियों में स्लीप डिसऑर्डर नाम का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कई दूसरे बीमारियों को ट्रिगर करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। स्लीप डिसऑर्डर यानी कि एक नींद में जब आप जाते हैं, जब सोते हैं, तो आपके लंग्स के एयर पाइप्स में या ट्यूब्स में कुछ खलल पैदा होता है, जिसकी वजह से आपकी नींद मुतासिर होती है, और वो नींद में होने वाले नुकसानात लंग्स की वजह से होते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, हार्ट का प्रेशर्स, BP वगैरह में चेंजेस, और कई अंदरूनी चीज़ें, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम एक फुल उसमें स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये स्लीप डिसऑर्डर कई किस्म के हैं, ठीक है, जिसमें नॉर्मली हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एक है सेंट्रल स्लीप एपनिया, एक हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम। सेंट्रल स्लीप एपनिया मतलब जो पेशेंट नींद में है, तो जिसका अपर पार्ट यानी कि ट्रेकिया और अपर पार्ट, जब वो पेशेंट सो जाता है, तो उसका टंक और ज़बान पीछे की तरफ जाके उसके एयरवे को ब्लॉक कर देती, कोलैप्स कर देती, यानी कि आपका एयर पाइप कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता नॉर्मली, जिसकी वजह से घर्राटे ज़्यादा दिखने में मिलती हैं। ये जब बंद हो जाता है तो एयर का फ्लो लंग्स में जाना बंद हो जाता है, तो पेशेंट कुछ सेकंड्स के लिए, 3 to 5 सेकंड्स के लिए कम्प्लीटली एपनिक यानी कि ऑक्सीजन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप एपनिया। तो यानी कि अगर ये ज़्यादा देर हो जाए तो डेड होने के भी चांस होते हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक आप रिसेंटली एक सिंगर की डेथ भी देखी है, पप्पी लहरी। हाँ, ही वाज सफर विद द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसकी डेथ तो यही रीज़न से हुई। तो ये स्लीप एपनिया इज़ ए वेरी डेंजर डिसीज़। बहुत सारे हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग मुतासिर है, बट उनको पता नहीं है वो चीज़। तो इसका अगर ये अब ये पहली किस्म के बारे में बात करते हैं। अब ये उसको पता चल गया कि मुझे खराटे ज़्यादा आते हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको ट्रीटमेंट इसका क्या होना चाहिए? इसकी कुछ अलामतें हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जैसे कि आप रूटीनली काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी थकावट महसूस होते हैं। अगर एक फैमिली गैदरिंग में या कोई मीटिंग में आपको नींद ज़्यादा आती है, जिसको बोलते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीप। तीसरी चीज़ है कि आप रात में सोते तो बाजू आपके पार्टनर को बहुत डिस्टर्बेंस होता है घुराटों के ज़रिए। चौथी चीज़ है कि आप थोड़ा भी काम कर रहे हैं, फैटिग के साथ एक वीकनेस फील होती है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपकी मेमोरी लूज होना स्टार्ट होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। एग्जैक्टली। आप जो कुछ काम में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर आप दिमाग नहीं लगा सकते, आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकस नहीं आता, वो चीज़ भूलना स्टार्ट होता स्लोली। कोई चीज़ याद कर रहे हैं आप, वो चीज़ इमीडिएटली रिकॉल नहीं होती। ये इसके सिम्टम्स है। अगर कोई पेशेंट ये चीज़ों से मुतासिर है, जिसमें घुराटे ज़्यादा है, फैटिग ज़्यादा है, और रात में डे टाइम स्लीप ज़्यादा है, तो इमीडिएटली देयर आर सर्टन टेस्ट, कुछ टेस्ट है वो इमीडिएटली करा के डॉक्टर से
कंसल्ट करने पे बेहतर है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, मतलब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली ट्रीटेबल डिसीज़ है, इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये डिसीज़ को हम रिवर्सल वापस नॉर्मल लाइफ में भी जा सकते हैं। अच्छा, कई लोगों में सुना है जिनको खराटे हो जाते हैं तो उनकी ये जो नाक की हड्डी होती है वो कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है जी, तो ये भी एक रीज़न होता है खराटे आने का? जी हाँ। इसके क्या वजह है स्लीप एपनिया आने के? इसके कुछ वजह ऐसे है कि ये मोस्ट कॉमनली मेल्स में ज़्यादा है, जिसका लाइफ स्टाइल मॉडिफाई नहीं है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ में है, स्मोकिंग ज़्यादा यूज़ में है, लंग्स के कुछ आस्थमा या फिर कोई भी ऐसी लंग्स की डिसीज़ है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मगर आपको पता नहीं है। थोड़े केसेस में जेनेटिकल है, यानी कि फैमिली टू फैमिली रहता। ओबेसिटी और मोस्ट कॉमनली और मेजर रोल इसमें कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि मोटापा इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 90% ऑफ केसेस जो मोटे हैं, जिसका ये लोअर मैंडिबल यानी कि नीचे वाली हड्डी जो नैरो है, शॉर्ट नक है, ये पेशेंट्स 90% पेशेंट मुतासिर है बीमारी से। ऐसे पेशेंट्स में जिसमें मोटापा बहुत ज़्यादा है, गर्दन छोटी है और हड्डी यानी कि ये छोटी हड्डी है, इनमें जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दिखाता है वो बहुत जल्दी आता है। यानी कि एक पेशेंट्स के मोटापा आने का एक एक्सपेक्टेड लाइफ है 35 ईयर्स के बाद आना है, इनको 30 से पहले ही डिटेक्ट हो जाता। तो इसमें और दूसरी किस्में क्या है? एक है दूसरी सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया यानी कि जहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वहाँ पर आपके पेशेंट्स के अपर एयरवे ब्लॉक हो रहा है। बट इन सेंट्रल स्लीप एपनिया में ये होता है कि आपका एयरवे तो नॉर्मल रहेगा मगर आपका ब्रेन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि नींद में आपको लंग्स को पंप करना है। यानी कि आपका हेडक्वार्टर ऑर्डर नहीं देगा कि यू हैव टू वर्क, आपको काम करना है इस पर। तो आपका एयरवे नॉर्मल रहेगा, आपका लंग्स ठीक रहेंगे मगर आपके ब्रेन से ऑर्डर्स नहीं आएंगे, जिसको हम सेंट्रल स्लीप एपनिया आते हैं। ये यूजुअली जिसको एल्डरली पेशेंट्स में दिखता है, जिसको सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जैसा कि फालिज वगैरह है, ब्रेन के कोई ऑपरेशंस हुए हैं, पार्किंसंस है, अल्जाइमर से, ब्रेन के जो रिलेटेड जितने इंजरीज है, जो डिसीजेस है, उसमें कॉमनली दिख के आता है। और ऐसे पेशेंट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन ज़्यादा है, वैसे पेशेंट्स में दिख के आता है। तो इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? इन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए पहले तो आपको पता चलाना कि कौन से किस्म का स्लीप एपनिया है, जिसमें डॉक्टर आपको एक स्लीप स्टडी बताया हुआ पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, वो टेस्ट करवाता है, जिसमें आप एक मशीन रहती है जो आपके नाइट में आपको कनेक्ट कर देते हैं। ये मशीन और पूरा आपकी बॉडी के पूरे पैरामीटर्स 21 पैरामीटर्स रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें आपकी ब्रेन एक्टिविटी, हार्ट, लंग्स, एवरीथिंग इज़ मॉनिटर। ये होने के बाद डॉक्टर आपको कुछ डिवाइस प्रिस्क्राइब करेंगे, कुछ मेडिकेशंस भी है, कुछ डिवाइस है जैसे कि पैप थेरेपी कहा जाता है, जिसमें एक छोटी सी मशीन रात में सोते वक्त यूज़ करना रहेगा। कैसे यूज़ करते हैं उस मशीन को? जैसा कि एक नॉर्मल टर्म में आपके पास घर में निबलाइजेशन है, जहाँ पर बच्चों का सीना भरने पे यूज़ करते हैं, वैसे ही ये किस्म की पैप मशीन आती है जो हर पेशेंट्स के अलग अलग प्रेशर्स पे हम सेट करते हैं। वो लगाने से जो हवा रात भर जो तेज़ी से जाती तो वो ब्लॉक होने नहीं देंगी आपके अपर एयरवे को। तो वो बिल्कुल वैसे ही लगाना पड़ता है जैसे बच्चों के उस पर लगाते हैं? जी, मास्क की तरह? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाक में लगा के उसको छोड़ देना, इस तरह की कुछ मशीन से आती हैं? नहीं, इसमें कई किस्म के डिफरेंट मास्क रहते हैं। मोटे लोगों में कुछ नाक का एक आता है जिसको नेसल पिल्लो कहा जाता है, तो ये डिफरेंट मास्क है, डिफरेंट मशीन्स है। तो ये पैप थेरेपी हम वैसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। एवरी 3 मंथ्स में हम उनको मॉनिटर करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये ट्रीटमेंट के अलावा हम उनको इनकरेज करते हैं कि आपका शुगर, बीपी कंट्रोल में रखिए और आपका वज़न कम करने की कोशिश करिए। तो इससे शुगर और बीपी का क्या ताल्लुक है? ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि आपके अंदरूनी जैसा कि शुगर है, थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, ये पूरे डिस्टर्ब होते हैं ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से। ये अगर आप स्लीप एपनिया को अगर कंट्रोल कर लिए तो हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जो ज़्यादातर पेशेंट जो इंसुलिन पे वापस टैबलेट फॉर्म पे आ रहे हैं, उनका वेट गेन कम हो रहा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रोल में आ रहा है। किसी को प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आ रहा है, वो करेक्शंस आ रहे हैं। किसी को हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो कंट्रोल में रह रहे हैं। तो आपका ऑक्सीजन सप्लाई अगर लंग्स को ठीक हुआ है तो लंग्स इज़ अ मशीन जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरे ब्लड। तो ऑक्सीजन का सप्लाई बराबर होने से, दूसरे आधा को भी ऑक्सीजन सप्लाई जाने से, ये दूसरे प्रॉब्लम जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं वो कंट्रोल में रह रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दवाइयाँ तो हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? एक है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपका अल्कोहल, स्मोकिंग
और लेट नाइट डिनर जो कॉमन हो गया है, 2 बजे रात 2 बजे 3 बजे आप जो रात के आधी रात में जो फूड लेते हैं जंक फूड, वो सब स्टॉप करना। आपका डाइट हैबिट चेंज करना, वेट लॉस करने की स्ट्रैटेजीज यूज़ करना, शुगर बीपी को कंट्रोल करना, बैड हैबिट जैसा कि अल्कोहल है, सिगरेट्स है, ये सब स्टॉप करना की ज़रूरत है। सही टाइम क्या होना चाहिए सोने का, कि हम लोग उस सही टाइम पे सो जाएं और फिर सही टाइम पे उठें? तो कितने घंटे की नींद इम्पोर्टेंट है? देखिए, मिनिमम 6 to 8 आवर ऑफ स्लीप इज़ मोर देन इनफ फॉर एन 6 से 8 घंटे, बस 6 से 8 घंटे की नींद बहुत काफ़ी है आपको। हाँ, आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप एक 8 घंटा ले सकते। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, 6 to 8 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। मगर एक नंबर है 3 to 1, यानी कि आप सोने से पहले गुड हाइजीन स्लीप कहते हैं हमारी जन, जिसमें 3 घंटा पहले आप खाना वगैरह जो भी है उससे फारिग हो जाना, डिनर से वगैरह। यानी कि जब आपको पता है कि सपोज आप 11 बजे सोने वाले हैं तो 8 बजे अपना लास्ट खाना आप खा लें। 8 से 9 के बाद आप फूड स्टॉप कर दें। ठीक है। 2 घंटे पहले आप डिजिटल सिस्टम, जैसा कि आप कुछ कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, कुछ ऑफिस का है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, कोई मूवी देख रहे हैं या फिर फ़ोन पे कुछ है, तो अब ये कम्प्लीटली स्टॉप कर रहे हैं। ओके। और सोने से 1 आवर पहले आप अगर नमाज़ पढ़ सकते तो नमाज, मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन, योगा कर रहे हैं तो योगा। ये 3 to 1 प्रोटोकॉल अगर फॉलो करने पे पेशेंट्स की स्लीप हाइजीन मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से स्लीप भी अच्छी होती है, जिसका स्लीप का आर्किटेक्चर भी बेहतर रहता है। जो लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बैठते हैं और फिर मोबाइल देखते देखते ही सो गए, वो अनहाइजीन स्लीप है। दैट ये हैबिट आपका चेंज करना चाहिए। तो इनकी वजह से नुकसान क्या क्या होते हैं? इंसोम्निया यानी कि स्लीप डिसऑर्डर स्टार्ट होता है आपको। यानी कि आपको 6 to 8 की आवर्स की स्लीप है तो आप 5 बजे 5 घंटे सो रहे हैं, फिर अपने वर्क पे जा रहे हैं, तो इससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। सही टाइम क्या है सोने का? क्या 10-11 बजे या 2 बजे या 1 बजे का? काफ़ी लोग अब टाइम बिगड़ते, डिपेंड करता है आपके वर्कलोड के, बट मिनिमम ऑफ एवरेज 10 o'clock से पहले सो जाना बेहतर है। ओके, 10 o'clock तक पहले यानी कि 9:30 आप डिनर वगैरह करके अपना जो भी वर्क है उससे फारिग होकर आप सो गए तो मॉर्निंग 6 o'clock इज़ द बेस्ट आइडियल टाइम फॉर ए वेकअप। सुबह 6 बजे उठना बहुत अच्छा टाइम है। ओके, तो अब इसमें एक और किस्म का आप जिक्र कर रहे थे स्लीप डिसऑर्डर में, वो तीसरी किस्म क्या है? सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, जो बहुत कम पेशेंट्स में दिखता है, जिसमें ट्रीटमेंट और ऑलमोस्ट सेम रहता है, और मशीन्स अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, जो बहुत सारे हेवीली ओबेस पेशेंट्स में मिलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट भी है। इसमें मशीन्स के यूटिलाइजेशन डिपेंड ज़्यादा रहता है, पेशेंट को ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि अभी तक तो हम जो प्रॉब्लम देखे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, यहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि हवा का जाना कम है यहाँ पर, यानी कि हवा आपके अंदर तो जा रही है मगर कोलैप्स यहाँ तो या तो ब्रेन से नहीं जा रहा ऑर्डर्स, यानी तो अपर एयरवे, आपका एयरवे बंद हो जा रहा है। मगर इसमें यहाँ पर ये होता है कि ऑक्सीजन तो जाता है मगर अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ख़राब गैस कहते हैं वो बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से एक स्पेशलाइज्ड मशीन यूज़ करते हैं जिसको बाईपैप थेरेपी कहते हैं। थोड़े पेशेंट्स में क्या होता है, हमको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ता है, ऑक्सीजन के साथ में ये मशीन की थेरेपी यूज़ करना पड़ता है। तो क्या ये पेशेंट दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं वापस, अगर इन सारी मतलब ये जो थेरेपी ले रहे हैं, जो अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं? हाँ, इसमें क्या है, 2 टाइप का ट्रीटमेंट है, एक तो पैप थेरेपी है, दूसरा मेडिसिन भी है। ओके। जब ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो हम यूज़ करते हैं सर्जरीज, जैसा कि मैंने बताया ना, जिसका मैंडिबल छोटा है, नेक छोटा है, और अंदर का आपका थ्रोट के अंदर के पास के स्पेस कम है, तो कुछ सर्जरीज या फिर इम्प्लांट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में हम रिकवरी की उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, और ये हाइपरवेंटिलेशन के पेशेंट्स मैक्सिममली ठीक होते हैं। कितना रेशियो है? इट्स लाइक आउट ऑफ 10 एक 7 पेशेंट्स तो रिकवर होते हैं। ओके। क्योंकि 3 पेशेंट जो रिमेनिंग रहते हैं दे हैव अदर कोमॉर्बिडिटीज, दूसरे बहुत सारे बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, जैसे कि ओबेसिटी की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम, ब्रेन का, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्मोनल इश्यूज। आपने कुछ पेशेंट जी कुछ पेशेंट्स में रिकवरी फास्ट है, कुछ पेशेंट्स में स्लो है, बट डेफिनेटली रिकवरी होता है। आपने कई जगह टीबी के भी मामले में भी, स्लीप डिसऑर्डर के मामले में भी शुगर और ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, तो क्या अगर जो लोग इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लेकिन उन्हें शुगर और बीपी नहीं है जी, तो इसके बाद चांस होते हैं कि उन्हें शुगर बीपी हो जाएगा? एग्जैक्टली जी, जो ओबेस पेशेंट है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे लोग में ये भी अंदाज़ा लगा है कि
मोटे हैं मगर शुगर नहीं है, मगर इट्स नॉट लाइक दैट। आप शायद फ्यूचर में आ सकता। ओबेसिटी इज़ पहले बताया जाता था कि मोटापा एक प्रॉब्लम है, अभी ये बताया जा रहा है कि मोटापा एक बीमारी है। मोटापा कई बीमारियों को इनवाइट कर रहा है। तो आप आपके वेट को कम करिए और आपके अर्ली एवेल्युएशन यानी कि आपका वेट गेन जिसको हम BMI बोलते हैं, BMI को नॉर्मल लिमिट्स में रखिए आपकी एज की और आपकी हाइट के हिसाब से। तो ऐसे पेशेंट्स में शुगर का आना बहुत कम है। और शुगर एक ऐसा डिसीज़ है, शुगर, BP, थायराइड, जिसमें आपका इंटरनल इम्यूनिटी यानी कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है पेशेंट्स, इसकी इम्यूनिटी कम है, जिसकी वजह से कई दूसरे इन्फेक्शन से इन्वाइट होते हैं। तो हम ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप वेट कम करने के लिए, उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जिसके ज़रिए हम उनके वेट मैनेजमेंट में करने से दूसरे बीमारियां आने से रुकावट ला सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बस कम उसमें लफ्ज़ों में इसका जवाब दीजिएगा कि BMI को कैसे वो करें, कितना वेट होना चाहिए किस हाइट के हिसाब से? हर हाइट और वेट के हिसाब से एक BMI सेट रहता है। जैसा कि एक 5 फीट का आदमी है, उसकी एज 30 है, तो BMI उसका 30 के बिलो रहना है। तो BMI भी कई डिफरेंट है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो हम उतना डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। क्योंकि बट आपका BMI आपकी एज और वेट के हिसाब से कैलकुलेटेड रहता, सर्टन उसमें आपका हाइट और वेट के हिसाब से रहता। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम हमारे साथ थे और मुझे लगता है कि इस मसले पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे पहलुओं को छुआ है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जो दिमाग में लोगों के आते हैं, खासकर शुगर को लेकर, ब्लड प्रेशर को लेकर, स्लीप डिसऑर्डर को लेकर, TB को लेकर, उन्होंने काफ़ी सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से समझाया है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुनसिफ TV के साथ।